जय हिंद दोस्तों, आप सभी का योद्धा बैच में स्वागत है। मैं हिंदी का इतिहास लेकर आ गया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का नाम किसने दिया, हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है, फिर हिंदी का संवैधानिक स्थान कैसे है, कि हिंदी का संविधान में कौन सा स्थान है, हिंदी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी को संविधान के किस भाग में रखा गया है, किस अनुसूची में हमारी भाषाएं रखी गई हैं और अनुसूची में हमारी कितनी भाषाएं हैं। तो ये सब हम लोगों ने सीखा था, तो उसी पर आगे लेकर चलता हूँ। एक और प्रश्न बनता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? वो राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। और इसे कब बनाया गया? 1953 में बनाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो सभी स्टूडेंट से कहूँगा ये प्रश्न सिंपल सा आता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो आंध्र प्रदेश था। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य को दूसरे राज्य से जब बनाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल या जनसंख्या के आधार पर या किसी विशेष स्थिति में बनाया जाता है, लेकिन भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश था। वो कब बना? 1 अक्टूबर 1953। तो इसके बारे में थोड़ी सी एक कहानी है, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि उससे भी कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं। 1952 में मद्रास में तमिल भाषाई लोगों ने एक आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व स्वतंत्रता सेनानी पुट्टू श्री रामुलु थे। उनका नाम मैं नोट कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। पुट्टी श्री रामुलु इनका नाम है। इन्होंने नेतृत्व किया और क्या हुआ? इन्होंने आमरण जब अनशन किया तो जिसमें इनका देहांत हो गया। उस देहांत के कारण क्या हुआ? आंदोलन और भड़क गया, जिसके कारण JVP समिति गठन हुई, जिसका नेतृत्व J मतलब जवाहरलाल नेहरू, V मतलब वल्लभ भाई पटेल और तीसरे थे हमारे P से पट्टाभी सीतारमैया। 3 लोगों की समिति बनाई गई, जिन्होंने देखा कि नहीं, इस आंदोलन को शांत करने के लिए हमें मद्रास से अलग एक आंध्र प्रदेश बनाना पड़ेगा, जिसके आधार पर उन्होंने भाषा के आधार पर पहला राज्य बना हमारा, वो बना आंध्र प्रदेश। और उसका निर्माण कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। अगला आता है एक प्रश्न आपका कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। जैसे आप देखते होंगे कि कई आयोग होते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग या SC ST आयोग, OBC आयोग, तो ऐसे एक ये आयोग है। आयोग का काम क्या होता है कि वो अपने क्षेत्र की विशेषता को और फैलाता है, उसमें क्या क्या काम हो सकते हैं उनका काम करता है। तो वैसे ही राजभाषा, भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है ना। तो इसके लिए एक आयोग बनाया गया, जिसका निर्माण या कब हुआ? 1955 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एक क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? VBG खेर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? BG खेर। B से बाल और G से गंगाधर खेर। क्योंकि जब भी आप किताब खोलेंगे हमेशा ये नाम आता है BG खेर का, पर आपको इनका फुल फॉर्म भी याद रखना है, बाल गंगाधर खेर। तो अर्थात राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में हुआ। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? BG खेर थे। और एक प्रश्न जो बनता है एग्जामों में आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान देना है कि जब भी भारत की बात आएगी तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन जब विश्व की बात करेगा
जब विश्व की बात करेगा तो विश्व में हिंदी दिवस जनवरी में मनाया जाता है। आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या हुआ कि हिंदी की बोलियां और भाषाएं। अब देखिए हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं। 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं। अब वो कौन कौन सी उपभाषा हैं और कौन कौन सी ये 17 बोलियां हैं, तो आइए देखते हैं कि इन पे एक एक पॉइंट पर मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी हैं और कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी उपबोलियां आपकी बोली जा रही है। वो 5 उपभाषा कौन सी है, उनकी बोलियां कौन कौन से, इन पर बात करते हैं। तो ये आपको नोट करना है कि हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो मैं चार्ट बना रहा हूँ इसको। अब आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी भाषा और कौन कौन सी बोलियां हमारी आती हैं। तो आते हैं इस पर। देखिए मैंने क्या बताया कि हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा और 17 बोलियां हैं। वो इसका ये चार्ट देख लीजिए, यह आपको याद करना है। मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषा राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ये हमारी क्या है, उपभाषा हैं। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, 1 2 3 4 5, ये हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाएं। और ये हमारी 17 बोलियां हैं। जैसे राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, अर्थात राजस्थान के क्षेत्र में मारवाड़ी, जयपुरी को ढूढ़ाही भी कहते हैं, मेवाती और मालवी, ये हमारी राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। मारवाड़ी, जयपुरी, इसे ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं, मेवाती और मालवी। इनका मुख्य क्षेत्र यानी किन क्षेत्रों में ये बोली जाती हैं, तो ये क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान का क्षेत्र है। फिर आते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी बोली हैं, कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं, बांगुरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ कुछ क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो ये आपको याद करना है कि कौरवी, बांगुरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ हरियाणा के क्षेत्रों में ये बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर आते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये भी हमारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये हमारी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 प्रदेशों में बोली जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अब आते हैं बिहारी, यानी उपभाषा जो हमारी बिहारी है, उसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी से एक बात याद आ गई, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा हैं उसमें जगह नहीं मिली है, तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान देंगे। भोजपुरी, मगही, मैथिली उपभाषा जो हमारी 22 हमारी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, वहाँ मैथिली है, लेकिन भोजपुरी का स्थान वहाँ पर नहीं है। तो आते हैं इस पॉइंट पर बात करते हैं। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये हमारे क्षेत्र हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये बोली जाती है। पहाड़ी में कुमायूनी और गढ़वाली, ये हमारी बोलियां हैं जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये चार्ट आपको नोट करना है और इन चार्ट में सारी बोलियों को आपको याद करना है। तो हिंदी के इतिहास में बस इतना था। और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उतने ही प्रश्न ला रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हिंदी का इतिहास, आज से ये आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। मैं लेकर आऊँगा हिंदी के इतिहास का एक मैराथन चैप्टर, जिसमें पहले दिन से लेकर और अब तक जितने मैंने टॉपिक बताए सारे टॉपिक को एक वीडियो में क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।